हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज जो हम लोगों का वीडियो होगा ये इतिहास का एक सामान्य सा परिचय होगा। और इस इतिहास के सामान्य परिचय में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसमें इतिहास के प्रश्न आते हैं। तो इसमें जो भी हमारे प्रश्न होंगे लगभग 40 से 50 के आसपास प्रश्न होंगे और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्व रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बना लेंगे ऊपर, इतिहास। इतिहास एक सामान्य परिचय। एक सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। इतिहास एक सामान्य परिचय। और इसमें जो हमारा पहला प्रश्न होगा वो होगा, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। पहला क्वेश्चन है, प्रथम प्रथम यूनानी प्रथम यूनानी इतिहासकार इतिहासकार कार कौन था। कौन था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा हेरोडोटस। इसका सही जवाब होगा हेरोडोटस। हेरोडोटस। इस क्रम में हमारा जो दूसरा प्रश्न होगा वो है, वो प्रश्न है कि किसने कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष, किसने कहा कि कहा कि इतिहास के इतिहास के समस्त निष्कर्ष, इतिहास के समस्त निष्कर्ष, इतिहास के समस्त निष्कर्ष निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। युक्ति संगत, युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। आधारित होते हैं। क्वेश्चन है कि किसने कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थ्यूसीडाइडिस। सही आंसर होगा थ्यूसीडाइडिस। थ्यूसीडाइडिस। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न। प्रश्न है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है। द हिस्ट्रीज द हिस्ट्रीज हिस्ट्रीज के रचनाकार के रचनाकार रचनाकार कौन है। द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा हेरोडोटस। इसका सही उत्तर होगा हेरोडोटस। हेरोडोटस। इसका सही उत्तर होगा हेरोडोटस। अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है, इतिहास के पिता की पदवी किससे संबंधित है। इतिहास इतिहास
के पिता की पदवी पदवी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? संबंधित है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर जो है हेरोडोटस होगा। इस प्रश्न का भी उत्तर हेरोडोटस होगा। हेरोडोटस। क्वेश्चन है, इतिहास के पिता की पदवी किससे संबंधित है? उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस। अगला प्रश्न है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? इतिहास अपने को दोहराता है। इतिहास अपने को दोहराता है। यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हीगेल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हीगेल। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन हीगेल का है। अगला क्वेश्चन, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि अगला क्वेश्चन, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हीगेल। यह कथन भी जो है हीगेल का ही है। हीगेल के द्वारा कहा गया कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। तो इस तरह से ये 6 प्रश्न हुआ। फिर इसके आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न है कि 7 नंबर, समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा
इस प्रश्न का सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। तो इस तरह से हम लोगों ने 7 प्रश्न देखा। इस प्रश्न को आप लोग यदि उतारना चाहे, नोट्स इसका बनाना चाहे तो आप लोग बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, या फिर जो है वीडियो को रोक के हम इसे मिटाते हैं और फिर आगे का प्रश्न भी लिखते हैं। आइए आगे हम लोग लिखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं, आगे हम लोग प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। और इस क्रम में जो 8वां प्रश्न है, उस 8वें प्रश्न को हम लोग लिखते हैं। और 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न है कि किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के भौतिकवाद के भौतिकवाद के सिद्धांत का भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? का प्रतिपादन किया। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मार्क्स। मार्क्स। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? को किस सिद्धांत की मदद से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? इतिहास विगत की राजनीति है, विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर सीले। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सीले। यानी सीले का कथन है कि इतिहास विगत की राजनीति है।
शीले का कथन है कि इतिहास विगत की राजनीति है। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, यह किसका कथन है? संपूर्ण इतिहास, संपूर्ण इतिहास, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, विचारों विचारों का इतिहास है, इतिहास है। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा कॉलिंगवुड। कॉलिंग कॉलिंगवुड, यानी कॉलिंगवुड का कथन है कि संपूर्ण इतिहास जो है यह विचारों का इतिहास है। और इस क्रम में 12 नंबर जो प्रश्न है वो है कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है। इतिहास 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 स्वतः स्वतः मात्र एक विज्ञान है, मात्र एक विज्ञान है, विज्ञान है। इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। इससे इससे कम नहीं, कम नहीं, इससे अधिक नहीं, इससे अधिक नहीं, अधिक नहीं। इस प्रश्न, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? किसका कथन है? कथन है। प्रश्न है कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। यह किसका कथन है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ब्यूरी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ब्यूरी। ब्यूरी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ब्यूरी। ब्यूरी। और इस तरह से हम लोगों ने 12 प्रश्न को देखा। अब आगे जो प्रश्न है उसे भी हम लोग देखते हैं। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। हम मिटाते हैं और फिर आगे जो प्रश्न है उसे लिखते हैं। आगे का प्रश्न हम लोग लिखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन होगा, 13 नंबर प्रश्न है, इसे हम लोग लिखते हैं। प्रश्न है कि सच यह है कि इतिहास में, सच यह है कि, सच यह है कि इतिहास में, इतिहास में, इतिहास में, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। अतीत वर्तमान के साथ, वर्तमान के साथ बदलता है, साथ बदलता है, बदलता है। यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? किसका कथन है? कथन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा
ओक्साट। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ओक्साट। यानी ओक्साट का यह कथन है कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। यह कथन ओक्साट का है। अगला प्रश्न है कि इतिहास का वैज्ञानिक महत्व नहीं है, यह किसका कथन है? इतिहास का वैज्ञानिक महत्व नहीं है, का वैज्ञानिक महत्व नहीं है, महत्व नहीं है, नहीं है, नहीं है, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? कथन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ट्रेवेलियन। ट्रेवेलियन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ट्रेवेलियन। ट्रेवेलियन। 15 नंबर प्रश्न, इसे हम लोग लिखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था, दर्शन शास्त्री ने कहा था, दर्शन शास्त्री ने कहा था, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था? समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। समकालीन इतिहास है। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा बेनेडिटो क्रोचे। बेनेडिटो क्रोचे। बेनेडिटो क्रोचे। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच, अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। अंतहीन वार्ता है। अंतहीन वार्ता है। यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? किसका कथन है? यह किसका कथन है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा E.H. कार। E.H. कार। यानी E.H. कार का यह कथन है कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। और इस क्रम में हम लोग अगला प्रश्न लिखते हैं। 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है कि
विक्रम संवत की गणना कब से की जाती है? विक्रम संवत की गणना, विक्रम संवत की गणना कब से की जाती है? और इस प्रश्न का सही जवाब होगा, 58 ईसा पूर्व। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 58 ईसा पूर्व, यानी विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व से माना जाता है। विक्रम संवत का शुरुआत 58 ईसा पूर्व से माना जाता है। अब आप लोग इसे लिख लीजिए और हम फिर इसे मिटा के फिर आगे का जो प्रश्न है वो लिखते हैं। तो आगे हम लोग लिखेंगे 18 नंबर प्रश्न से हम लोग लिखेंगे, नंबर प्रश्न हम लोग लिखते हैं, शक संवत की शुरुआत कब से हुई? लिखते हैं हम लोग, शक संवत की शुरुआत कब से हुई? शक संवत की शुरुआत कब से हुई? इस प्रश्न का सही जवाब होगा, 78 ईस्वी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 78 ईस्वी। इसी क्रम में हम लोग 19 नंबर प्रश्न लिखते हैं, और उस 19 नंबर प्रश्न है, गुप्त संवत की शुरुआत कब से हुई? गुप्त संवत की शुरुआत कब से हुई? गुप्त संवत की शुरुआत कब से हुई? और इस प्रश्न का सही जवाब होगा 320 ईस्वी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 320 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कल्ली संवत की शुरुआत कब से हुई? 20 नंबर प्रश्न है, कल्ली संवत की शुरुआत कब से हुई? कल्ली संवत की शुरुआत कब से हुई? और इस प्रश्न का सही जवाब होगा 3102 ईसा पूर्व। 3102 ईसा पूर्व। 3102 ईसा पूर्व। 21 नंबर प्रश्न हम लोग लिखते हैं, और ये प्रश्न है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में? शक संवत का प्रारंभ, शक संवत का प्रारंभ किस शासक के शासन काल में? काल में 78 ईस्वी में हुई। 78 ईस्वी में हुई, यानी शक संवत की शुरुआत किस शासक के
शासन काल में 78 ईस्वी में हुई। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कनिष्क, यानी कनिष्क के शासन काल में शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग, भारत का राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग, पंचांग भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? किस संवत पर आधारित है? आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शक संवत। इस प्रश्न का सही जवाब होगा शक संवत। और इस क्रम में 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न है गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय, गुप्त संवत को, गुप्त संवत, गुप्त संवत, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय, को प्रारंभ करने का श्रेय, करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय जो है यह चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, यानी गुप्त संवत की शुरुआत 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा किया गया। 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ, गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? किस उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य में किया? किस उपलक्ष्य में किया? किस उपलक्ष्य में किया? इस प्रश्न का सही जवाब होगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अपने राज्यारोहण के स्मारक के राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, रूप में, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने जो गुप्त संवत की शुरुआत 320 ईस्वी में की वह अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की। तो इस तरह से हम लोगों ने 24 प्रश्नों को अभी तक देखा। फिर आगे भी हम लोग प्रश्नों को देखेंगे, तो आप लोग इसे जो है नोट डाउन कर लीजिए वीडियो रोक के, या फिर स्क्रीनशॉट लेके हम इसे मिटा करके फिर आगे के प्रश्नों को लिखते हैं।
तो आगे 25 नंबर प्रश्न हम लोग लिखते हैं। 25 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना, ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की, किस उपलक्ष्य में की। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। 26 नंबर प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न है कि वह कौन सा संवत है जो, वह कौन सा संवत है जो, वह कौन सा संवत है जो, वह कौन सा संवत है जो कलचूरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण, कलचूरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण, प्रयुक्त किए जाने के कारण, किए जाने के कारण, प्रयुक्त किए जाने के कारण, कलचूरी संवत भी कहलाता है, कलचूरी संवत भी कहलाता है, संवत भी कहलाता है, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा त्रैकूटक संवत, त्रैकूटक संवत। इस प्रश्न का सही जवाब होगा त्रैकूटक संवत। आगे 27 नंबर प्रश्न हम लोग लिखेंगे। 27 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन, विक्रम संवत का प्रचलन, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? किसने किया? इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा विक्रमादित्य षष्ठम, विक्रमादित्य षष्ठम, विक्रमादित्य षष्ठम। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न हम लोग लिखेंगे, और 28 नंबर प्रश्न होगा विक्रम
एवं शक संवत के आरंभ के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच आरंभ के बीच आरंभ के बीच बीच कितने वर्षों का अंतर है? कितने कितने वर्षों का अंतर है। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा 135 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 135 वर्ष। और इस क्रम में हम लोग 29 नंबर प्रश्न लिखेंगे, और ये 29 नंबर प्रश्न है कि कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? पद्धति का विकास किसने किया? और इस प्रश्न का सही जवाब होगा विल्डर लिब्बी विलार्ड लिब्बी। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है 29 प्रश्नों को देखा। इस तरह से हम लोगों ने 29 प्रश्नों को देखा, और इससे संबंधित और भी प्रश्न है, उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो रोक के नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, फिर आगे हम लोग लिखते हैं इसे मिटा के। तीस नंबर प्रश्न हम लोग लिखते हैं। 30 नंबर प्रश्न, है 30 नंबर प्रश्न है कि काष्ठ, अस्थि और शंख के काष्ठ, अस्थि और शंख के शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण, पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए
करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? अपनाई जाती है। अपनाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा कार्बन 14 पद्धति। कार्बन 14 पद्धति। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कार्बन 14 पद्धति। और इस क्रम में हम लोग अपना अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न लिखते हैं, और ये है कि कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग डेटिंग पद्धति का प्रयोग पद्धति का प्रयोग कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग किसके काल निर्धारण हेतु किया जाता है? किसके काल निर्धारण हेतु किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जीवाश्म। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जीवाश्म। जीवाश्म यानी जीवाश्म के काल निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? कब से माना जाता है? भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 600 ईसा पूर्व से। 600 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न और 33 नंबर प्रश्न है कि किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीन भागों में बांटकर तीन भागों में बांटकर तीन भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया। देखने का रिवाज
रिवाज चलाया चलाया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा सिलेरियस, सॉरी सेलेरियस। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सेलेरियस, सेलेरियस। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सेलेरियस। अगला प्रश्न और 34 नंबर प्रश्न हम लोग लिखते हैं। 34 नंबर प्रश्न है कि किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में किसने किसने गुप्त संवत के संवत के प्रारंभ के निर्धारण के समय में निर्धारण के समय में निर्धारण के संबंध में निर्धारण के संबंध में निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है, महत्वपूर्ण सूचना दी है, सूचना दी है, महत्वपूर्ण सूचना दी है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अल बरूनी, अल बरूनी, अल बरूनी, अल बरूनी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा अल बरूनी। और इस तरह से हम लोगों ने भारतीय इतिहास का जो सामान्य परिचय जो अध्याय था, इससे 34 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाया, लिखा, इसे समझा। ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न जो है सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, तो जो भी संवत चलाए गए अलग अलग शासकों द्वारा, उन संवत का जो तिथि है वह तिथि याद हो जाएगा, ताकि प्रश्न यहीं से आते हैं। और किस शासक के द्वारा चलाया गया ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, किस उपलक्ष्य में चलाया गया ये भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा इतिहास के संबंध में अलग अलग जो विद्वान हैं उन लोगों ने अपना अलग अलग विचार रखा है। जैसे EH कार का अपना विचार है, कार्ल मार्क्स का अपना विचार है, ब्यूरी का अलग विचार है। तो अलग अलग जो इतिहासकार हैं या फिर अलग अलग जो विद्वान हैं, इतिहास के संदर्भ में उनके अपने अलग अलग विचार हैं। और यहाँ से भी प्रश्न जो है हमारी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो ये वीडियो जब आप लोग 2 3 4 बार देखिएगा तो सारे प्रश्न जो है आप लोगों को स्वतः याद हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट आप लोग जरूर करें। धन्यवाद।